हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बीएचयू बीए हिंदी के तीसरे सेमेस्टर के दूसरे प्रश्न पत्र के ऊपर, जिसमें आधुनिक काव्य है शीर्षक। उसमें बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले तो बात करेंगे उसके पीवाई के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हल्का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के ऊपर। तो सबसे पहले पीवाई क्यू है। उसमें पहला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? तो इसका आंसर है हिम तरंगिनी। ये बात याद रखिएगा कि हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था, ठीक है। हुंकार किस कवि की कृति है? तो हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ठीक है। यह रचना है, उनका एक काव्य संग्रह है हुंकार। हे मेरी तुम किस कवि की कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता है। चंद्रगहना से लौटती बेर किस कवि की कृति? तो यह भी केदारनाथ अग्रवाल की है, चंद्रगहना से लौटती बेर। नागार्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले? तो उनकी एक मैथिली में, ठीक है, एक रचना है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, ऐतिहासिक रचना है, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था? तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में दिया गया था। तुमने कहा था किसका काव्य संग्रह है? तो तुमने कहा था नागार्जुन का काव्य संग्रह है। अगला सवाल है, अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? तो पहले बात कर चुके हैं कि हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उसके बाद है, रश्मि रथी किसकी कृति है? तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला सवाल है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह? तो केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला सवाल है, केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो केदारनाथ अग्रवाल को 1986 ईस्वी में अपूर्वा पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने किस कवि की कृति है? तो नागार्जुन की यह काव्य संग्रह है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, यह नागार्जुन की काव्य संग्रह है। अगला सवाल है, बाबरा अहेरी किसकी कृति है? तो बाबरा अहेरी अज्ञे की कृति है। उसके बाद है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अज्ञे को अज्ञे की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिलता है? तो आंगन के पार कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, ठीक है। उसके बाद उसमें आता है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। चार तार सप्तक आते हैं, 4 सप्तक आते हैं, जिसमें पहला का नाम तार सप्तक रहता है, ठीक है, जिसका संपादन अज्ञे ने किया था। अगला सवाल है, केदारनाथ अग्रवाल के किन्हीं 2 कविता संग्रहों के नाम लिखे। तो इसमें हो जाएगा आत्मगंध, युग की गंगा, जिसे चंद्रगहना से लौटती बेर लिया गया है, पंख पतवार, गुल मेहंदी, ठीक है। और दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को उनकी कविता है काव्य संग्रह है उर्वशी, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और साहित्य अकादमी उनकी संस्कृति के 4 अध्याय है उस पर मिला था, ये भी याद रखिएगा। दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? ठीक है, तो दिनकर का जन्म सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। बेगूसराय जिले में सिमरिया एक गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। केन नदी का संबंध किस प्रगतिवादी कवि से है? तो केदारनाथ अग्रवाल का संबंध केन नदी से है। केन नदी जो है बांदा उत्तर प्रदेश में जिला है, वहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे बहती है। और केदारनाथ अग्रवाल का भी जन्म बांदा जिले में हुआ है। अगला सवाल है, नागार्जुन की 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखे। तो पहले हम बात कर चुके हैं, तुमने कहा था नागार्जुन की काव्य संग्रह है, और दूसरा युग धारा। उसके बाद आगे याद रख सकते हैं आप सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ठीक है, ये भी उनकी एक काव्य संग्रह है। और एक और है अपने खेत में, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है, सदा नीरा नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो अज्ञे की रचना है सदा नीरा, ठीक है। अज्ञे की 2 कहानियों के नाम लिखे। तो मेजर चौधरी की वापसी उनकी पहली कहानी हो गई, और उसके बाद अगली कहानी सरनदाता, जो हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद तेरे प्रतिरूप,
ये अज्ञे की 3 प्रसिद्ध कहानियां हैं। उसके बाद हिमकृतनी किस कवि की रचना है? तो हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला सवाल है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई, जो होशंगाबाद जिले में पड़ता है, वहाँ हुआ था। होशंगाबाद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दिनकर का पूरा नाम क्या था? तो दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर था। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। ठीक है। दिनकर का जन्म कब हुआ? तो दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया में होता है और उनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हो जाती है। अज्ञे की एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो अज्ञे की एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है। और उसके बाद अगला है नदी के द्वीप। ठीक है। उसके बाद अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे की प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। और अगला है प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ था? प्रगतिवाद का आरंभ 1936 में हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी के 2 काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी के 2 काव्य संग्रह हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, युग चरण, समर्पण, इसमें से कोई 2 आप लिख दीजिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की काव्य संग्रह है? परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की काव्य संग्रह है? एक मिनट। परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की काव्य संग्रह? तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य संग्रह है। पंख एवं पतवार किस कवि की रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की पंख एवं पतवार रचना है, काव्य संग्रह है उनकी। माखनलाल चतुर्वेदी अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताओं के नाम लिखिए। ठीक है। तो हमारे पाठ्यक्रम में माखनलाल चतुर्वेदी की 2 कविता है। पहली कविता है कैदी एवं कोकिला और दूसरा उलाहना। 2 ही कविता उनकी पढ़नी है हमारे सिलेबस में जो है। उसके बाद मुझे नदी से बहुत प्यार है किस कवि की कृति है? तो केदारनाथ अग्रवाल की कृति है मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक। अगला सवाल है प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। अगला सवाल है प्रगतिशील काव्य के 2 कवियों का नाम लिखे। तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जो है प्रगतिशील कवियों के त्रय कहे जाते हैं। ठीक है। ये तीनों क्या है कि प्रगतिशील जो कवि है, प्रगतिवाद या प्रगतिशील लेखक, उसके त्रय कहे जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी किस धारा के कवि माने जाते? तो माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी कवि हैं। अगला सवाल है शुद्ध कविता की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर शुद्ध कविता की खोज पुस्तक के लेखक हैं। युगों का यात्री हिंदी में किस रचनाकार की जीवनी है? जीवनी का शीर्षक है। ठीक है। तो युगों का यात्री जो है नागार्जुन की जीवनी है, उसका शीर्षक है। मास्टर कविता का प्रकाशन कब हुआ? तो मास्टर कविता जो है नागार्जुन की कविता है, उसका प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा के किस गांव में हुआ है? तो बांदा में एक गांव है कमासीन में केदारनाथ अग्रवाल का जन्म होता है। अगला सवाल है नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? तो नदी के द्वीप में कविता में नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप जो है यहाँ व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, याद रखिएगा। नदी के समाज कविता में नदी समाज का प्रतीक है और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। कलगी बाजरे का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कलगी बाजरे का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है। यह उनकी केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संग्रह है हरी घास पर क्षण भर। ठीक है। वहाँ में प्रकाशित होता है, वहाँ से यह संदर्भित है, वहाँ से लिया गया है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञे तार सप्तक के संपादक थे। अब आगे बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की जो हमारे सिलेबस में रचनाएं हैं वो कहाँ से ली गई है। तो पहली रचना है हिमालय। तो हिमालय जो है उनकी काव्य संग्रह है रेणुका, वहाँ से लिया गया है। अगला है बीपतगा। ठीक है। यह हुंकार उनकी एक काव्य संग्रह है, वहाँ से लिया गया है। और उसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है चंद्रगणना से लौटती बेर, वो कहाँ से लिया? युग गंगा से लिया गया है। ठीक है। अब अज्ञे की बात आती है तो अज्ञे की रचना है कलगी बाजरे की। ठीक है। तो यह क्या है कि हरी घास पर क्षण भर, इससे संदर्भित है, यहाँ से संकलित है, लिया गया है। अगला है दुर्वाचल जो है उनकी एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है अरे यावर रहेगा याद। ठीक है। अज्ञे की बहुत प्रसिद्ध रचना है, यात्रा वृत्तांत है उनकी, जहाँ जो वो संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं। तो वे
अरे यायावर रहेगा याद उनकी दुर्वाचल जो यात्रा वृत्तांत है उससे लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रगतिवाद पे, थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो प्रगतिवाद जो काव्य धारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो मार्क्सवादी विचारधारा में क्या है कि उस काव्य धारा में जो है कवि क्या दिखाते हैं कि उसमें दो वर्ग रहते हैं, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। तो शोषक वर्ग पूंजीपति वर्ग को मानते हैं और शोषित वर्ग जो किसान मजदूर हैं उनको मानते हैं। तो उनमें एक विद्रोह का भाव हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, और प्रगतिवाद की दूसरी सबसे बड़ी है कि उनमें सामाजिक यथार्थ दिखाई देता है। ये एक सामान्य रूप से किसान मजदूरों की भाषा या उनको लेकर के कविताएं लिखी गई है कि चाहे आप केदारनाथ अग्रवाल को देखिए या फिर नागार्जुन को देखिए, एक विद्रोह का भाव उनके अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो सरकार के प्रति हो या फिर पूंजीपति या शोषक वर्ग के प्रति हो। ठीक है, इसका कालक्रम क्या है? तो इसका प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से 1943 तक माना जाता है, क्योंकि 1943 के बाद जो है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ हो जाता है। आगे करते उसकी भी आगे बात करेंगे हम लोग। प्रगतिशील इसकी शुरुआत जो होती है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से शुरुआत होती है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सबसे पहले 1935 में लखनऊ में पहला अधिवेशन होता है। 1935 में नींव पड़ती है, लेकिन 1935 के अंतिम महीनों में इसकी मतलब कि एक क्या अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसमें प्रेमचंद अध्यक्षीय उद्बोधन देते हैं और वहाँ बात होती है यथार्थ के ऊपर। तो जितनी भी कविताएं होंगी इनमें देखेंगे तो सब में यथार्थ रहता है। यथार्थ मतलब कि एक रियलिस्टिक जो समाज में जो व्याप्त उस समय सच्चाई है उसको दिखाया जाता है, क्योंकि छायावाद जो था कि एक आदर्श समाज की कल्पना करता है और वो कहीं ना कहीं प्रेम और सौंदर्य के कविताएं थी उसमें पीछे पड़ चुके हैं। उसके बाद उसके साहित्यकार की बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। ये क्या है कि ये तरई माने जाते हैं, प्रगतिवाद के तरई है। ठीक है, और शिवमंगल सिंह सुमन हो गए, इसमें बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर प्रयोगवाद, वो मुख्य कवि हैं। फिर उसके बाद प्रयोगवाद की बात करते हैं तो प्रयोगवाद या नई कविता की शुरुआत अज्ञे जी के 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। ठीक है, तार सप्तक के प्रारंभ से इसका शुरुआत होता है और इसमें इस करीब में उनसे चार सप्तक निकलते हैं। पहला जो सप्तक रहता है उसको तार सप्तक कहते हैं। ठीक है, तो सप्तक सबसे पहले समझ लीजिए सप्तक क्या होता है। सप्तक जो होता है कि 7 कवियों को मिलाकर के एक सप्तक का निर्माण करता है। वो 7 कवि एक अपना काव्य संग्रह या रचना संग्रह प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो तार सप्तक पहला आता है, अज्ञे उनका संपादन करते हैं। उसके बाद दूसरा सप्तक आता है 1951 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद तीसरा सप्तक भी आता है 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक आता है, फिर चौथा सप्तक आता है 1979 ईस्वी में। ठीक है, इसमें मुख्य कवि जो हैं, इसके मुख्य कवि आपको अज्ञे, नलिन बिलोचन शर्मा, मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय। ठीक है, रामविलास शर्मा एक प्रसिद्ध आलोचक है। रामविलास शर्मा वो भी इसी युग में आते हैं। ठीक है, इसी को नई कविता भी कहा जाता है। ये थी हमारी PYQ और कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो। ठीक है, बाकी हिंदी का तो दोनों पेपर का बन चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पे जो आएगा उस पर बनाएंगे वीडियो।